Alpha Learning, a new era of learning. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अल्फा लर्निंग की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारे प्रीएम्बल का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमको सबको इक्विटी ऑफ अचीवमेंट क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो हम आर्टिकल आज पढ़ने वाले हैं, ये हमारी इक्वेलिटी को ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो हमारे आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 हमारे राइट टू इक्वेलिटी को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि आपकी इक्वेलिटी बिफोर द लॉ होगी, कि लॉ सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, हम इन सारे आर्टिकल्स को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस ओवरव्यू दे लेता हूं आप। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से, कब नहीं होना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि आर्टिकल 15 कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी अनटचेबिलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी पर्सन हु कैन हैव सम टाइटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 18 कहता है किसी को भी टाइटल लेने की आजादी नहीं है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम आर्टिकल नंबर 14 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हमारा क्या है? फ्रीडम का। ठीक है, इक्वेलिटी का एकदम हमारा क्या है, मेन आर्टिकल जिसको हम कहते हैं वो है आर्टिकल नंबर 14। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? द स्टेट शेल नॉट डिनाई। यहाँ पे स्टेट का मतलब हमारा यूके, यूपी और ये सब स्टेट्स नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्री एज अ स्टेट। ठीक है, कंट्री एज अ स्टेट, हम कंट्री को बोल रहे हैं यहाँ पे। तो द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो 14 में क्या कह रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो डिनाई नहीं कर सकती है किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने के लिए। ठीक है, अब आप ये समझ रहे हैं कि क्या ये केवल इंडियंस के लिए है? नहीं, ये आर्टिकल सिटीजन्स और फॉरेन जो हमारे यहाँ पे आएंगे फॉरेनर्स, उनके लिए भी ये आर्टिकल क्या है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। उनके ऊपर भी ये आर्टिकल क्या होगा, लगेगा। साथ ही साथ ये आर्टिकल कंपनीज, कॉरपोरेट्स और रजिस्टर्ड सोसाइटीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के हमको दो पिलर, हमने जैसे अभी पढ़ा था ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या है डिफरेंस, क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह से अभी अभी कुछ सालों में इसको हम क्या करने लगे हैं, डेवलप करने लगे हैं। ठीक है, मानने लग गए हैं कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहता है कि लॉ इज द किंग, मतलब कि अगर आपने लॉ बना दिया तो वो लॉ ही सुप्रीम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि हमारा लॉ हमेशा ही सुप्रीम होगा, इसीलिए इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से जनरेट हुआ है? ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमको प्रोएक्टिव स्टेट देखना है कि लॉ, ठीक है,
लॉ क्या सबको इक्वल ट्रीट कर रहा है, या ये लॉ किसी दूसरे के लिए डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है, पर्सन 1 के लिए सही है और पर्सन 2 के लिए डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है। ठीक है, तो ये कौन डिफाइन करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिफाइन करता है। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो अब हम कुछ हमारा एक क्या है केस हुआ था, उस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को कभी भी क्या नहीं करेगा? परमिट नहीं करेगा। तो हम क्या कर इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी क्लास के बेस में, ठीक है, किसी भी क्लास मतलब कि आपका मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास के बीच में हम क्या नहीं कर सकते हैं? अपना लेजिस्लेचर मतलब कि अपनी असेंबली इलेक्शन को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि इनकम लेवल पे कर सकते हैं, बैकग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे क्या आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या केस जो था। ठीक हो गया, यहाँ पे तक क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में। ठीक है, अब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 हमारे जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या हमारी जो एंशियंट सोसाइटी थी उसके ही कॉन्ट्राडिक्शन, उसको ही क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि हमारा पहले क्या होता था कि सपोज करो कि एक विलेज है, उस विलेज में कुछ दलित लोग रहते हैं, कुछ ब्राह्मण्स रहते हैं, कुछ क्षत्रिय रहते हैं, कुछ शूद्र रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता था, उन्होंने आपस में ही एक अपना क्या बना लिया था, वर्नाक्युलर सिस्टम बना लिया था, जिसमें ब्राह्मण सुप्रीम हुआ करते थे और दलित को एकदम लोवेस्ट माना जाता था। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए हमारा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो अब पहले डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 15 क्या है। ठीक है, आर्टिकल 15 एक पब्लिक रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें क्या कहते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ओनली के ऊपर। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करूंगा यहाँ पे ओनली क्यों बोला है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि इन चीजों के ही बेसिस पे, ओनली मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और चीज है, जैसे कि बैकवर्डनेस, ठीक है, जैसे कि बैकवर्डनेस, वेमेन, ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ठीक है, इन चीजों के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, तभी तो हमारे यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके के रिजर्वेशन है। ठीक है, अब ये लाया क्यों गया, इससे क्या होगी कि इक्वलिटी सबके बीच में आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर ब्राह्मण सुप्रीम माने गए हैं तो दलित को भी सुप्रीम माना जाए। ठीक है, इस आर्टिकल का यही हमारा क्या है, इसके पीछे की मोरालिटी है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 ये भी हमारा एक सोशल आर्टिकल्स है ना, दोनों के दोनों 15 और 16। तो ये 16 जो कहता है, ये कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता है। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर ब्राह्मण्स हैं तो वो केवल क्या करेंगे, हायर क्लासेस जॉब्स में जा पाएंगे, हायर क्लासेस में ही जा पाएंगे, है कि नहीं? तो बट अभी क्या हो गया है, इस आर्टिकल 16 के आने से इस सिस्टम को हमने क्या करा, कर्टेल करा है। ठीक है, ये आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब
गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर पोस्ट निकाली गई है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक हो गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि हमारा जो लोअर लेवल पे थे उनको हम अपग्रेड करके हायर लेवल पे ले जा सके। यहाँ पे तक क्लियर है सबको आर्टिकल नंबर 16 के बारे में? तो हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है? जैसे अभी हमने देखा ना ऊपर 15 और 16 हमारे जो हमारी सोसाइटी के बारे में था, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्र, उनके बीच में अनटचेबिलिटी भी हुआ करती थी, है कि नहीं? क्या ब्राह्मण का पहले होता था ना कि अगर एक टेम्पल है, ठीक है, उस टेम्पल में केवल ब्राह्मण ही जा सकते थे, जो दलित और जो शूद्र हुआ करते थे वो केवल बाहर अलग से बैठते थे। ठीक है, क्या कहते थे, उनके जाने से टेम्पल क्या हो जाता था? दूषित हो जाता था। ऐसी हमारी जो हमारी पुरानी पैट्रियार्कल या फिर हमारी जो लेटर वैदिक सोसाइटी से जनरेट हुआ था वो ये वाला थॉट था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, कि भाई दलित आपके मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी आदमी से मिल नहीं सकते हैं, उनके साथ अपनी बातचीत नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इन चीजों को हमारी सोसाइटी से हटाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 को फॉर्मुलेट करा। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि कोई भी हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई अनटचेबिलिटी को कर रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब ये बनाया क्यों गया था? जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर समझा, सोशल डिग्निटी ऑफ अ पर्सन को इंश्योर करने के लिए ये आर्टिकल हमारे बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि कोई भी आदमी अपने आगे टाइटल्स नहीं लगा सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, सर जॉन आ गए हैं, राजा धीराज होता था ना, तो इन चीजों को हटाने के लिए हमारा क्या बनाया गया है? आर्टिकल नंबर 18 बनाया गया है। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल नंबर 18 सोशल डिस्टिंक्शन के, जो आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन हुआ करता था, नाम के आगे ही अपने आप को सुप्रीम बताने वाला, उसके ही अगेंस्ट ये आर्टिकल बनाया गया था। यहाँ पे तक सभी को क्लियर है? तो ये थे हमारे राइट टू इक्वेलिटी के आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम एक फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में बात करते हैं। इक्वेलिटी और आर्बिट्रेरीनेस, मतलब कि आर्बिट्रेरीनेस मतलब अपने मन से कुछ भी तुम करते जा रहे हो, अपने मन से ही आप कुछ भी बनाते जा रहे हो। ठीक है, पहले इक्वेलिटी को देखते। द कोर इनसाइड इक्वेलिटी इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन्ड और कन्फाइंड, मतलब इसको तुम रेंगने वाला नहीं बना सकते हो, इसको एक कैबिन के अंदर नहीं बैठा सकते और इसको तुम कन्फाइन नहीं कर सकते हो। इक्वालिटी इक्वालिटी तो एक बहुत बड़ा वास्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट, है कि नहीं? ठीक है, अब ये इक्वालिटी और इक्वालिटी कम होती जा रही है, आर्बिट्रेरीनेस हमारी बढ़ रही है। कैसे? इक्वालिटी इज एन एग्जैक्ट एंथिसियस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन इनहेरिटेंटली वायलेट्स आर्टिकल 14। आर्बिट्रेरीनेस मतलब कि आपने अपनी मन मर्जी से, ठीक है, आपने मतलब कि किसी भी एक स्टेट ने किसी कंट्री मतलब इंडिया की किसी भी स्टेट ने अगर ऐसा बोल दिया कि आज से एससी और एसटी हमारे यहाँ पे इनका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा,
तो ये क्या है, एक आर्बिट्रेरीनेस है कि नहीं है? है ना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये एक बैकवर्ड सेक्शन है, ठीक है। तो बैकवर्ड सेक्शन को अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तो उसके लिए स्टेट उस अमेंडमेंट को नहीं कर सकती है। तो ये है आर्बिट्रेरीनेस को डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। क्या यहाँ पे तक आपको क्लियर है? ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि हमारा इवोल्यूशन, देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फिक्स तो नहीं होता ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक सोल है, ठीक है, किसकी? हमारी इंडियन सोसाइटी की। अब जैसी सोल होगी वैसी ही सोसाइटी बनेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या करता है, जैसे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है ना, कि पहले हम क्या थे, मान लो हम थे होमो इरेक्टस, हमारा क्या था, एक जनरेशन थी ह्यूमंस की, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बन के होमो हेबिलस, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जनरेट होके होमो सेपियंस, उसके बाद हम जो अभी है होमो सेपियंस सेपियंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे धीरे क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। पहले इसमें कितने शेड्यूल्स हुआ करते थे, 5-6 शेड्यूल होते थे, आज हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा धीरे धीरे क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो वो इवोल्यूशन की टाइमलाइन को हम अभी समझते हैं, ठीक है। 1950 में, ठीक है, चिरंजी लाल चौधरी ने यहाँ पे क्या करा था, एक, ठीक है, एस्टेब्लिश दैट अ सिंगल इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट क्लास इफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस वारंट इट, अपहोल्डिंग रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब कि किसी एक आदमी को भी दे सकते हैं हम, क्या, किस तरीके से, उसको भी हम एक डिस्टिंक्ट क्लास में बना सकते हैं। कैसे? अगर हम सपोज करो कि एक ट्राइब है, ठीक है, उस ट्राइब के आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, उस ट्राइब में कुछ ही लोग बच गए, ठीक। अब उस ट्राइब में से एक आदमी जिसने बोला कि मैं जाऊंगा और मैं गवर्नमेंट से अपनी स्पेशल स्टेटस की डिमांड करूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको दे पाएगी, बट कब? जब हमारा एक स्पेशल वारंट उसके लिए इशू कराया जाए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है, 1975 में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण एक केस हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सीमेंटेड द रूल ऑफ लॉ। इसमें रूल ऑफ लॉ को उन्होंने क्या करा, बहुत ही ज्यादा अपने उसके ऊपर एम्फेसिस डाला गया था, एज एन अनअल्टर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पार्ट है जिसको कोई भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर किसी भी तरीके के अमेंडमेंट से उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, तब हम जब हमारा चैप्टर आएगा बेसिक स्ट्रक्चर, तो मैं आपको इससे रिलेटेड 4-5 केसेस के बारे में बताऊंगा जहां से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ है, इवॉल्व हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी टाइमलाइन है 83 में, 1983 में डीएस नाकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, ठीक है। इसमें क्या बोला था, स्ट्रक डाउन आर्बिट्रेरीनेस क्लासिफिकेशन अमंग पेंशनर बेस्ड ऑन रिटायरमेंट डेट्स, मतलब कि इसमें क्या हो रहा था कि कुछ जो रिटायर्ड हमारे ऑफिसर्स हैं उनको उनकी डेट के बेसिस पे, मतलब कि मान लो कोई 4 दिन पहले रिटायर हो गया है और कोई 4 दिन बाद रिटायर हुआ है, तो इन दोनों के बीच में वो पेंशन का जो अमाउंट है उसके लिए उनके बीच में क्या हुआ था, केस हो गया था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपकी क्या है, पे ग्रेड सेम लेवल पे है तो आपको उतनी ही पेंशन मिलेगी, अनलेस अनटिल हमारी कोई नई पेंशन स्कीम ना आ जाए, ठीक है। डेट के बेस पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 14 को हमारा और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करता है।
अब देखो ये तो बहुत पुराने हैं ना, 1980s के आसपास की हैं। तो हम देखते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 14 क्या हुआ था। जैसे आपको पता है कि सेक्शन 377 क्या हुआ करता था, ये कहता था कि सेम सेक्स मतलब कि मेल और मेल, फीमेल और फीमेल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता था। तो 2018 में नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस हुआ था कि बोला था कि क्रिमिनलाइजिंग, ठीक है, कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशन वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्विटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं किसी के सेम सेक्स के अगर उनकी क्या है रिलेशनशिप है, अगर मैं उसको क्रिमिनलाइज कर दूं तो वो उस पर्सन की क्या करेगा, वॉयलेट करेगा इक्वालिटी की और इंडिविजुअल डिग्निटी को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। ठीक है, तो इसी के बाद हमारा सेक्शन 377 नॉन क्रिमिनलाइज्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2018 में ही हमारा दूसरा केस हुआ था, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 एडल्ट्री। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, द लॉ ट्रीटेड अ विमेन एज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, सच पैट्रियार्कल क्लासिफिकेशन इज इनहेरिटेडली आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। समझ में आया यहाँ पे। तो 247 ना 497 जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है, ये कहता था कि जो विमेन है वो उसकी हस्बैंड की क्या है, प्रॉपर्टी है, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये केस कब आया था, जब हमारा क्या हुआ था यहाँ पे कि वाइफ के साथ नॉन कंसेंसुअल सेक्स करा गया था उसके हस्बैंड के द्वारा। ठीक है, फोर्सफुल सेक्स। तो उसके बिहाफ पे ये केस क्या किया गया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया। ठीक है, तो इस केस में कहा गया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि ये एक पैट्रियार्कल थॉट है। सबसे पहले ये क्या करता है, आर्बिट्रेरी है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और वो उस विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 को साइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था कि 497 जो कहता है कि वाइफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, ये हमारा, ये आप चेक कर लीजिएगा, इसमें हमने आर्टिकल्स को डिफाइन कर रखा है कि किस तरीके से कौन सा आर्टिकल कितनी उसमें है। ठीक है, अब देखो मॉडर्न जुडिशियल शील्ड मतलब क्या है, कि देखो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी प्रोटेक्शन होती है। उनकी प्रोटेक्शन किसके, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रोटेक्शन करता है। मतलब जैसे क्या होता है कि पहले अगर कोई क्रिमिनल केस हो गया, जनरल जो फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, तो उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, हम पहले जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पे अपील करते हैं, उसके बाद हम हाई कोर्ट पे अपील करते हैं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसा ही होता है। बट अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का केस है तो वहां पे हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। लास्ट में हम इसको करते हैं कि इक्वालिटी इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन सेम, इट इज अबाउट इंश्योरिंग एवरीवन हैज सेम अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव। मतलब कि हम